नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के पहले वीडियो में हम बात कर चुके थे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के बारे में और उसके विभिन्न अनुच्छेद के बारे में। हम बात कर चुके थे कि किस तरह अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य प्रयास करे कि उनके राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, और अनुच्छेद 40 का उपयोग करके राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की। राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति जो 1959 में बनी, उसने पहली बार यह सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद में एल एन सिंघवी समिति बनी और जिसने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की। इसी की बात को मानते हुए 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा देकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया और ये भारत के सभी राज्यों में लागू हो गई, कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को छोड़कर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जिनमें पहले से ही ऑटोनॉमस काउंसिल की व्यवस्था की जा चुकी थी। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में आपको ये जानना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है, जो जनपद पंचायत है, जो जिला पंचायत है, वो किस तरह से काम करती है और इन विभिन्न पंचायती राज व्यवस्था के मुद्दों से किस तरह से MPPSC जैसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम में प्रश्न बनकर आते हैं, ये हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वैसे तो पंचायती राज की जो कल्पना है या फिर जो ग्राम पंचायत या इस व्यवस्था की कल्पना है, ये चोल वंश में पहले से ही चली आ रही थी और धीरे धीरे अलग अलग वंशों ने इसे अपनाया, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप दिया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने। जैसे कि लॉर्ड रिपन ने 1882-83 के मध्य जो स्थानीय स्वशासन पारित किया और उसके बाद में मद्रास नगर निगम की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, फिर नागपुर नगर निगम की स्थापना होती है। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू होती है और पहले चरण की हम बात करें जो अंग्रेज़ों के समय रहा, वो 1772 से लेकर 1882 के तक रहा, क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद में, फिर 1764 के बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट होते हैं, उनसे अंग्रेज़ों को उड़ीसा, बिहार और बंगाल के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं और इसके चलते जो पहले गवर्नर रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव, वो अलग अलग व्यवस्थाएं शुरू करने लगते हैं। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह होता है, जो क्रांति होती है, जो हम जिसे महान क्रांति कहते हैं, और इस क्रांति के बाद में जो ब्रिटिश हुकूमत रहती है वो कंपनी से शासन छीन लेती है और 1858 का महारानी घोषणा पत्र आता है, जिसके जरिए अंग्रेज़ अब सीधे भारत पर जो हुकूमत चला रहे थे या फिर शासन करने लगते हैं। इसके बाद में जो अलग अलग गवर्नर जनरल आते हैं, तो शुरुआत के कुछ गवर्नर जनरल थोड़ा अस्थिर समय रहता है, जैसे कि लिटन आते हैं, मेयो आते हैं, फिर रिपन आते हैं। तो रिपन से ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होने लगती है और द्वितीय चरण फिर रिपन से शुरू होता है, जब वो 1883 में स्थानीय स्वशासन पारित करते हैं और 1884 में नागपुर नगर निगम की स्थापना होती है। फिर इसके बाद में तृतीय चरण आता है, जो कि 1922 से 1947 तक होता है और जिस पंचायती राज व्यवस्था की बात हम करते हैं उसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था। 1920 में मध्य प्रदेश के कुछ राजवंशों ने, कुछ सम्राटों ने अपने क्षेत्रों में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया, जैसे कि होलकर, ग्वालियर, देवास, धार। इन क्षेत्रों के राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का काम किया। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या प्रयास हुए। स्वतंत्रता के बाद हम सभी जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति बनती है। बलवंत राय मेहता समिति के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद समिति बनती है। काशी प्रसाद समिति बनती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। प्रसाद समिति की सिफारिश पर 1962 में
प्रसाद समिति की सिफारिश पर 1962 में पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज कानून आता है। युद्ध के चलते, हालांकि 1962 में भारत और चीन के युद्ध के चलते यह कानून ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता, लेकिन यह पहला कदम होता है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से। 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो सेंट्रल में भी बनती है और स्टेट में भी बनती है। उसके बाद में यहाँ पर पहली बार जनपद व ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। फिर 1977 में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद समिति बनाई जाती है और इसकी सिफारिश होती है कि पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इस समिति के लिए सरलीकृत पंचायत एक्ट आता है। इस समिति की सिफारिश को मानते हुए पंचायत एक्ट आता है, जिसके लिए मध्य प्रदेश पंचायत एक्ट 1981 लाया जाता है और पंचायतों को और शक्तियां प्रदान की जाती है। दोस्तों, अक्टूबर 1985 में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हो जाती है। यानी कि भले ही यह पूरे भारत में 1993-94 में लागू हुई हो, लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 1959-60 में ही लागू हो गई, उसी तरह मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 1985 में लागू हो चुकी थी। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य प्रयास करे कि उनके राज्य में पंचायती राज व्यवस्था हो, और गांधी जी का भी यही सपना था। और इस सिद्धांत को, इस पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देने के पीछे भी महात्मा गांधी के सिद्धांत आते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में यह अधिनियम केंद्र द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित किया गया पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया था। विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को आया, यानी कि जब यह लोकसभा में पारित हो गया तो अलग अलग राज्यों की विधानसभा में गया। तो ठीक इसी तरह यह विधेयक 1993 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा में आया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे 24 जनवरी 1994 को अनुमति दी और 25 जनवरी 1994 से यह मध्य प्रदेश में लागू हो गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक उसी तरह 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से है। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन में क्या अंतर होता है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वह ग्राम पंचायतों के लिए है, जनपद पंचायतों के लिए है और जिला पंचायतों के लिए है, जबकि जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है यह नगरीय निकाय के लिए है, नगर पालिका के लिए है, नगर निगम के लिए है। यानी कि कह सकते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है जो 73वें संविधान संशोधन से आई, यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और जो 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन आया यह शहरी क्षेत्र के लिए है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो गई और इस त्रिस्तरीय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम पंचायत और दूसरी इकाई थी जनपद पंचायत और तीसरी इकाई थी जिला पंचायत। और इन तीनों इकाइयों के बारे में अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो पहली इकाई आती है वो है ग्राम पंचायत। दोस्तों, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ग्राम पंचायत होती है। चोल काल में ग्रामों को ग्रामम कहते थे, नगरम कहते थे और फिर बाद में अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत को जो चोल काल से यह प्रथा चली आई कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होगी वह आज भी कायम है। दोस्तों, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, किसी भी क्षेत्र को गांव बनने के लिए उसकी आबादी 1000 होनी चाहिए। अब आप कई बार देखते होंगे कि बहुत सारे, मान लो कि 4-5 गांव हैं तो 4-5 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनती है। 4 गांव हैं तो 4 गांव की पंचायत किसी और गांव में रहेगी, यानी कि उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। जैसे कुछ गांवों की आबादी रहती है 233, 400, 800, 900 ऐसी आबादी होती है, तो उन 3-4 गांवों को मिला लिया जाता है ताकि उनकी आबादी 1000 से ज़्यादा हो जाए और फिर
उन सभी गाँवों की पंचायत किसी एक गाँवों में बना दी जाती है जो सभी गाँवों को देखती है। ये इसकी शर्त होती है कि ग्राम पंचायत बनने के लिए आबादी कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। जैसी मेरी नानी रहती है बड़े गांव में, लेकिन उनकी जो ग्राम पंचायत है वो है सगोनिया में। लेकिन सगोनिया में क्यों है, क्योंकि जो बड़े गांव जहां मेरी नानी रहती है उस गांव की आबादी 1000 नहीं है, इसीलिए बड़े गांव और सगोनिया की आबादी को मिलाकर 1000 से ज़्यादा आबादी होती है। इसीलिए उनकी पंचायत एक दूसरे गांव में उनको निर्भर रहना पड़ता है। अगर उनके गांव की आबादी 1000 से ज़्यादा होती तो उनके गांव की खुद की पंचायत होती। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो होता है सरपंच, और प्रत्यक्ष मतदान से यहाँ पर चुनाव किया जाता है। जबकि सरकारी अधिकारी यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं सचिव। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो कैबिनेट में मंत्री रहते हैं वो रहते हैं चुनाव द्वारा, और उनके जो सेक्रेटरी रहते हैं वो रहते हैं परीक्षाओं द्वारा चुने गए। ठीक इसी तरह से जो सरपंच होते हैं वो चुनाव द्वारा चुनकर आते हैं, और जो उनके सहयोगी होते हैं वो होते हैं परीक्षा द्वारा पास अधिकारी। एक गांव में 10 से 20 वार्ड हो सकते हैं, और ग्राम सभा के गठन की बात होती है 243A में। हम इसकी बात कर चुके हैं कि 243 में परिभाषा होगी, 43A में उसकी गठन होगा, 43B में उसकी संरचना होगी, फिर उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। इन आर्टिकल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से याद किया है, आप चाहे तो पिछले वीडियो में जाकर उन्हें याद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर थोड़े टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कुछ आर्टिकल के बारे में। जैसे 243K कहता है कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना होगी और जो ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, ये कहता है 243K। उसी तरह से 243I कहता है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा ग्राम पंचायत के वित्त की व्यवस्था के लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत को पैसा सीधे तौर पर राज्य सरकार नहीं देती है, बल्कि राज्यपाल के द्वारा बनाया गया एक वित्त आयोग डिसाइड करता है। इसके सदस्य गांव के सभी लोग होते हैं जो जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, वे सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी न्यूनतम यानी कि 4 बैठक होना तो अनिवार्य ही है। अभी ये सरपंच के विवेक पर निर्भर करता है कि वह गांव के विकास के लिए कितनी बैठकें बुलाता है, वह 4 से ही काम चलाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें बुलाता है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों में मुख्य रूप से 8 समितियां होती है, और 8 समिति का जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच। और इन 8 समितियों में जो प्रमुख समिति होती है, जैसे ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक समिति, ग्राम कृषि समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, और इस तरह से ग्राम पंचायत का काम होता है। और ये सभी समितियां मिलकर गांवों के अलग अलग क्षेत्र में काम करती है और विकास के राह में आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के बारे में जानते हैं। किसी भी क्षेत्र को जनपद पंचायत बनने के लिए 5000 आबादी होनी चाहिए, यानी कि 10 गांवों को मिलाकर अगर उनकी आबादी 5000 होती है तो उन 10 गांवों में एक जनपद कहलाएगा। यानी कि अगर जनपद पंचायत का जो क्राइटेरिया है वो 5000 आबादी है, तो एक क्षेत्र की 5000 आबादी को मिलाकर एक जनपद क्षेत्र बनेगा, और उस जनपद क्षेत्र में गांव कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनपद पंचायत तहसील स्तर पर भी बनती है। सदस्य की बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान के लिए चुने जाते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वह अप्रत्यक्ष मतदान के लिए चुने जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो विधानसभा में चुनाव होते हैं, हम जो एमएलए होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष मतदान के लिए चुनते हैं, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष मतदान के जरिए नहीं चुनते, क्योंकि एक एमएलए के रूप में तो वह प्रत्यक्ष मतदान के रूप में चुने जा चुके हैं, लेकिन सभी सदस्य मिलकर तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा, और उनका नेता जो होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। ठीक इसी तरह से जो जनपद पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं वह मिलकर तय करते हैं कि उन्हीं सदस्यों में से कौन उनका अध्यक्ष और कौन उनका उपाध्यक्ष बनेगा।
फिर इसके बाद में वार्ड संख्या की बात करें तो 10 से 25 तक इसमें वार्ड हो सकते हैं और इनका काम जो होता है वह थोड़े बड़े लेवल का होता है। इनका काम होता है पुल बनाना, डैम बनाना, नाले नालियाँ बनाना आदि इनके जनपद स्तर के काम होते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत प्रणाली का यह शीर्ष स्तर होता है। पंचायत प्रणाली का यह शीर्ष स्तर होता है। इसके लिए आबादी चाहिए होती है 50,000 या उससे ज़्यादा। उसके लिए आबादी कितनी चाहिए होती है 50,000 या उससे ज़्यादा। गांव बनने के लिए आबादी कितनी चाहिए 1,000। ठीक उसी तरह जनपद पंचायत बनने के लिए आबादी कितनी चाहिए 5,000। इसी तरह से जिला पंचायत बनने के लिए आबादी चाहिए 50,000 या उससे ज़्यादा। एक ज़िले की एक जिला पंचायत होती है, ये याद रखिएगा। एक ज़िले की एक जिला पंचायत होती है और इनका जो काम होता है वो इनका काम होता है जनपद पंचायतों की सहायता करना, परिवार नियोजन करना या फिर जो बड़े लेवल के काम होते हैं वो करना जनपद पंचायत का काम होता है। इसी के साथ ही हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो आपको पता होगा जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो सरपंच और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, यह कब लाया गया तो 1999 में इस व्यवस्था को लाया गया कि सरपंच व उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पहली बार इसे लागू किया गया था, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, इन दोनों व्यवस्था को एक साथ सबसे पहले लागू करने का काम मध्य प्रदेश ने किया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने 26 नवंबर 2001 से ग्राम स्वराज योजना लागू की थी और ग्राम स्वराज योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना थी, इसे लागू करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य था। दोस्तों इसी के साथ ही नीमच के झातला गांव में पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसे याद रखिएगा, नीमच के झातला गांव में मध्य प्रदेश के पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1993 और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। तो इसके साथ ही 73वें संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी बातें यहाँ पर पूर्ण होती है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ग्राम स्वराज योजना कब आई थी, ये पूछा जा सकता है। इसे सबसे पहले कब लागू किया गया था। सरपंच और उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से कब हटाया जा सकता है या व्यवस्था कब की गई। और जो स्थानीय स्वशासन है, नगरीय निकाय है या फिर ग्राम पंचायत है, इन व्यवस्थाओं को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस समिति के जरिए आई, ये पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ये पूछा जा सकता है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वह चुनाव आयोग कराएगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है स्थानीय स्वशासन को, आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था को, तो इनसे बनने वाले 3 से 4 प्रश्न आप सही कर लेंगे और 3 से 4 नंबर आपके पास होंगे। तो दोस्तों ये था पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद वाले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे नगरीय निकाय या फिर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लाबेर कहते हैं, यात्रा व्यक्ति को विनम्र बनाती है। आप देखते हैं कि दुनिया में आपका स्थान कितना छोटा है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप पाते हैं कि जहाँ पर आपको लाड़ प्यार से रखा जा रहा था, यहाँ पर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए समय निकालकर कभी कभी दुनिया को जानिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी अहमियत क्या है, आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में समझने के लिए नगरीय स्वशासन व्यवस्था। फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।